Hello everyone, myself Akash again, and you are quite aware that I'm your current affairs teacher. Alright, so before going ahead, this time I'm providing you a video disclaimer because of a particular reason that you know that the country is facing a very precarious situation of COVID-19 disease, and since the government has declared a lockdown, we all are working from home, trying to provide you a quality material. So it may be possible that in due course of this current affairs lecture, there may be some kind of background noises, like it can be a barking of a dog or shouting of a street hawker. So please ignore these noises. I will try my best to reduce them, suppress them using some softwares, but you know that eventually 100% background noises cannot be cleared. So अगर वीडियो या इन्फॉर्मेशन देते टाइम कोई गलती से पीछे से कोई चिल्ला पड़ता है, कोई हॉकर कुछ बोल पड़ता है, तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा। जब ये वीडियो प्रीमियर होगा, अभी हाल फिलहाल ये वीडियो प्रीमियर हो रहा है, मैं कमेंट सेक्शन में लाइव हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपके क्वेश्चंस का कमेंट्स में आंसर भी करता रहूँगा, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आंसर करने लायक है। ऑलराइट, सो आई होप दैट यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग विल गो गुड। So let's start with the first topic, and the first topic is, so let's start. The first topic that we are going to discuss today is related with the new schemes जो कि गवर्नमेंट ने अभी रिलीज करी हैं या लॉन्च करने की बात कही अभी बजट सेशन में, which are related with drug manufacturing promotion in the country। यानी अपने भारतवर्ष में सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा मिले, और उसके लिए गवर्नमेंट ने दो प्रोमिनेंट स्कीम लॉन्च करी हैं। उसके स्कीम्स पे आने से पहले इस करंट अफेयर का सोर्स बता दूं मैं आपको। इस करंट अफेयर्स का सोर्स है 21 मार्च 2020 का जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का रिलीज़ है, उसको इसका सोर्स बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो जो दो स्कीम्स गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च करी हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, पहली स्कीम का नाम है प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स स्कीम। ऑलराइट, सो पहली स्कीम है प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क स्कीम, और दूसरी स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इन दोनों स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंड्स टू promote production of bulk drugs and key starting materials in the country। पहली स्कीम डिस्कस करते हैं, प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क स्कीम। ऑलराइट, okay, so the union government actually want to develop three mega bulk drug parks in the country। ऑलराइट, सो बल्क ड्रग पार्क्स जो हैं वो तीन इन नंबर वांट टू बी क्रिएटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और ये जो तीन बल्क ड्रग पार्क्स होंगे दे विल बी क्रिएटेड इन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। और स्टेट गवर्नमेंट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट है इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड grant in aid to the states। The maximum grant in aid that will be given per bulk drug park is limited to rupees 1000 करोड़, यानी 1000 करोड़ रुपए एक बल्क ड्रग पार्क के लिए अलग निकाल के रख दिए हैं। और इस वजह से इस स्कीम के तहत जो बजटरी अलॉटमेंट हुआ है अगले 5 साल के लिए, सरकार ने 3000 करोड़ रुपए अलग निकाल के इस स्कीम को अलॉट कर दिए हैं। Alright, so 3000 crore rupees means 1000 crore rupees per bulk drug park। अगर हम बल्क ड्रग पार्क्स की बात करें तो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड सम वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज विच आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स, एंड these bulk drugs result into production of processed medicine। So the facilities that will be provided include number one, solvent recovery plant; second, distillation plant; third, power and steam units; fourth, common effluent treatment, etc। These facilities are very essential for production of bulk drug synthesis, and bulk drugs are very important for manufacturing of processed medicines in the कंट्री। हमें बल्क ड्रग सिंथेसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भले ही अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें वी आर द थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, येट वी डिपेंड ह्यूमंगसली ऑन इम्पोर्ट्स। हम आयात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं फॉर इम्पोर्ट ऑफ बल्क ड्रग्स विच आर एसेंशियल ड्रग्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेस्ड मेडिसिन। ऑलराइट, सो इन केस ऑफ some of the very important bulk drugs, India depends upon import to the level of 80 to 800%। कुछ important bulk drugs के लिए हम 80 से 100% आयात पर निर्भर हैं। सेकेंड जो स्कीम है जो इस टॉपिक का पार्ट है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जैसा आप नाम से ही पता लगा सकते हैं, इस स्कीम के तहत द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंड्स टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स। की स्टार्टिंग मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिससे मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया जाता है, अलॉन्ग विद ड्रग इंटरमीडियरीज, वो मीडियरीज जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के टाइम बीच में कैटलिस्ट या और कोई रोल परफॉर्म करते हैं, या एक्टिव फार्मास्यूटिकल
pharmaceutical ingredients which actually result into effect of the medicine. इन सारे चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो गवर्नमेंट है, इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स to the manufacturer of these bulk drugs or these key starting materials, drug intermediaries and active pharmaceutical ingredients. इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही 53 क्रिटिकल बल्क ड्रग्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिसके तहत 6 साल तक फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा फ्रॉम द ईयर 2019-22 2025-26। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, और इस टॉपिक के साथ ही हम डिस्कस करेंगे नेशनल आयुष मिशन। ऑलराइट, सो आगे चलने से पहले फिर से इस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स का हम सोर्स देख लेते हैं। इसका सोर्स है 21 मार्च का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिलीज। ऑलराइट, सो व्हाई आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स वर इन न्यूज़। अभी हाल फिलहाल जो यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दैट इट इज़ गोइंग टू इंक्लूड द आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो पहले सिर्फ आयुष्मान भारत के अंडर क्रिएट किए थे, और या फिर आप कह सकते हैं जो पहले नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के अंडर क्रिएट करे थे, उसको अब इंक्लूड किया जाएगा नेशनल आयुष मिशन में। Alright, so by integrating the national Ayush Health and Wellness Centers under National Ayush Mission, गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है, it is quite in accordance to the National Health Policy 2017. National Health Policy 2017 के अंदर एक बहुत ही important provision है that the government want to promote the Ayush or the traditional medicine system by integrating the potential of Ayush medicine system into the conventional medicine system. आगे चलने से पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आयुष के बारे में बता देता हूँ। आयुष एक एक्रोनियम है, वो एक्रोनियम को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो उसमें ए फॉर आयुर्वेद आएगा, वाई फॉर योग आएगा, एस फॉर सिद्ध आएगा, एच फॉर होम्योपैथी आएगा एंड यू फॉर यूनानी आएगा। दीज ऑल आर द ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड आयुष। अलॉन्ग विद दिस स्टेप टू प्रमोट द ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि गवर्नमेंट ने 3,399.35 करोड़ रुपए का एक फंड लॉन्च किया है, जिसका एक्सपेंडिचर आयुष के प्रमोशन पे होगा। और इस फंड के अंदर अगर हम शेयर देखें कि कौन सी गवर्नमेंट ने कितना शेयर दिया है, तो 2:1 के प्रोपोर्शन में ये फंड क्रिएट किया जाएगा। 2 हिस्सा यूनियन गवर्नमेंट देगी और 1 हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देगी फॉर प्रमोशन ऑफ आयुष। गोइंग अहेड, अगर हम आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात करें तो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आर दोज sub health centers or those primary health centers which have been transformed under the Ayushman Bharat or National Health Protection Scheme to extend the Ayush facility to the people. Alright, so there are around 1.5 lakh हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो यूनियन गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किए थे आयुष्मान भारत के अंडर बाय ट्रांसफॉर्मिंग द सब हेल्थ सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। यहीं पे हम बात करते हैं नेशनल आयुष मिशन की। जो नेशनल आयुष मिशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने लॉन्च किया था। जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। एंड दिस नेशनल आयुष मिशन was launched under the 12th five-year plan in the year 2012 with the following objectives. सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि under this particular mission we are going to promote the Ayush medicine system, that is the traditional medicine system. Along with this, strengthen the Ayush educational system by conducting research in it. And lastly, we are going to enhance the quality of Ayurveda, Siddha, Unani and होम्योपैथी। चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में। ऑलिव रिडली टर्टल न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि अभी हाल फिलहाल ऑलिव रिडली टर्टल ने मास नेस्टिंग स्टार्ट करी है उड़ीसा की ऋषिकुल्या रुकरी कोस्ट के ऊपर। रुकरी वो जगह होती है जहाँ पे जो भी कोई जानवर जो अंडे देता है, उस जहाँ पे वो अंडे देता है उसको रुकरी बोलते हैं। तो ऋषिकुल्या ऑलिव रिडली टर्टल का रुकरी कोस्ट है। ये ऋषिकुल्या कोस्ट जो है, ये लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट है ऑलिव रिडली टर्टल की दुनिया में, और इसके बाद आते हैं मैक्सिको और कोस्टा रिका। ऑलराइट, अगर हम ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में बात करें तो ऑलिव रिडली टर्टल्स दे आर द मोस्ट अबंडेंट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द टर्टल्स दैट आर फाउंड इन द वर्ल्ड। यानी ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं और ये दुनिया में सबसे छोटे टर्टल्स हैं।
All right. Now these turtles are carnivores. That is, they eat non-vegetarian or they eat flesh, and they are not herbivore. They are carnivore. और इनका नाम जो ऑलिव रिडली है, ऑलिव इसलिए है क्योंकि इनकी जो कैरापेस है या इनके जो ऊपर जो कैलकेरियस शेल है, वो जो शेल है वो ऑलिव कलर का है। अगर अगर आप ऑलिव रिडली टर्टल के हैबिटेट की बात करें, तो ऑलिव रिडली टर्टल्स आर फाउंड इन द वार्म वाटर्स ऑफ थ्री प्रोमिनेंट ओशंस, जिसमें सबसे पहले आता है पैसिफिक ओशन, दूसरा है अटलांटिक और तीसरा है इंडियन ओशन। यहीं पे मैं चाहूँगा कि आप नोट करें दैट द मास नेस्टिंग ऑल ऑफ ऑलिव रिडली इज नॉन एज एन एनुअल एक्सरसाइज, और उस एनुअल एक्सरसाइज का नाम है अरीबादा, ARRIBADA. All right. So this IUCN status of olive ridley turtle is vulnerable. That means they are facing some kind of threats. और अगर हम olive ridley turtles के threats की बात करें, तो one of the threat is poaching of these turtles for meat, shell, leather and eggs. And more serious threat is actually threat coming from death in fishing nets. Alright, so जब ट्रॉलर्स फिशिंग करते हैं तो उनकी जो नेट्स हैं उनमें ये टर्टल फंस जाते हैं और बेचारे मर जाते हैं। अगर आप IUCN स्टेटस देखें ऑलिव रिडली टर्टल का, ऑलिव रिडली टर्टल्स का IUCN स्टेटस है वल्नरेबल, and they are protected under the Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972 and are placed under Appendix 1 of Convention on International Trade in Endangered Species. दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय चेंजिंग द डिज़ाइन ऑफ द ट्रॉलर्स, और जो ट्रॉलर्स के अंदर जो फिशिंग नेट लगती है उसके अंदर टर्टल एक्सक्लूजन या एक्सक्लूडरी डिवाइस सेट किया जा रहा है, जिसके तहत अगर कोई भी ऑलिव रिडली टर्टल इन नेट्स में फंसेगा वो इजीली इन नेट्स से बच के बाहर निकल सकता है। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तीस्ता रिवर के ऊपर। यहाँ पे हम तीस्ता रिवर को तो डिस्कस करेंगे, साथ में हम तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट भी डिस्कस कर लेंगे विद बांग्लादेश। वाई तीस्ता वाटर वॉज इन न्यूज़ या तीस्ता रिवर वॉज इन न्यूज़? तीस्ता रिवर वॉज इन न्यूज़ बिकॉज इस पर्टिकुलर वीक बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक 360 फीट लंबा बेली सस्पेंशन ब्रिज खोला है तीस्ता रिवर के ऊपर इन सिक्किम। और जिस जगह पे ये खोला है जब ब्रिज, वो जगह है मुनशिनथैंग इन सिक्किम। ऑलराइट, सो ये जो ब्रिज है, दिस ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट स्वस्तिक, और ये प्रोजेक्ट स्वस्तिक 2019 में स्टार्ट हुआ था। ये जो ब्रिज है, इट इज़ गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ टू आर्म फोर्सेज ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर। आप अपनी स्क्रीन पे इस इमेज में देख सकते हैं, दिस इज़ द बेली ब्रिज ओवर द रिवर तीस्ता। आगे चलते हैं, तीस्ता रिवर के ऊपर बात करते हैं। तीस्ता रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ऑलराइट, आप लोग यहाँ शॉक होंगे क्योंकि कई जगह पे लिखा होता है कि इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये मैं आगे रेक्टिफाई करता हूँ क्यों ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। सो तीस्ता एक ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, और ब्रह्मपुत्रा इज़ नॉन एज द रिवर जमुना इन बांग्लादेश। ये जो रिवर तीस्ता है ये सिक्किम में एमर्ज होती है, और जहाँ पे ये सिक्किम में एमर्ज होती है उस जगह का नाम है चुनथैंग। ऑलराइट, और उसके बाद ये साउथ में फ्लो करती है एंड इट फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल एंड देन एंटर इनटू बांग्लादेश। इट बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश फॉर्म्स अ बैड बॉर्डर बिटवीन टू ऑफ इंडियन स्टेट्स, जिसमें एक स्टेट है सिक्किम और दूसरा स्टेट है वेस्ट बंगाल। आगे याद रखिए कि पहले जो तीस्ता रिवर है वो सीधा एम्प्टी होती थी पद्मा रिवर। पद्मा रिवर मतलब गंगा रिवर इन बांग्लादेश। लेकिन हुआ क्या कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तीस्ता रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, और अपने कोर्स चेंज करने के बाद में ये दिस रिवर इंस्टेड ऑफ एम्प्टिंग इनटू पद्मा रिवर और रिवर गंगा स्टार्ट्स एम्प्टिंग इटसेल्फ इनटू रिवर ब्रह्मपुत्रा। ऑलराइट, जो तीस्ता रिवर की टोटल लेंथ है वो 414 किलोमीटर है, जिसमें से 151 किलोमीटर सिक्किम में है, 142 किलोमीटर ये जो रिवर है वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल की बाउंड्री बनाती है, और जो रिमेनिंग 121 किलोमीटर है वो इसका जो स्ट्रेच है वो बांग्लादेश में लाई करता है। आगे चलते हैं, तीस्ता रिवर के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो अगर हम एशियन फाउंडेशन की 2013 की रिपोर्ट देखें, तो जो तीस्ता रिवर का जो फ्लड प्लेन है बांग्लादेश के अंदर, इट covers approximately 14% of the total cropped area of Bangladesh and also provide direct livelihood opportunity to 73% of its population. That means that Tista River is truly a very big or a very prominent lifeline of Bangladesh. आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ तीस्ता रिवर फॉर वेस्ट बंगाल। तीस्ता रिवर इज considered as lifeline of Bengal, or almost
हाफ ऑफ अ डजन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6 डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट बंगाल के जो एंटायरली तीस्ता रिवर के पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं. ऑलराइट, नाउ सिंस द रिवर इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, द प्रॉब्लम एमर्ज्ड ऑन शेयरिंग. सॉरी, यहाँ पे चेंज कर लेगा. सिंस द रिवर इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, द प्रॉब्लम एमर्ज्ड ऑन sharing the river water between the two parties, particularly during the time of dry season. उन ऑलराइट, तो अगर हम तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट की बात करें बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, देयर इज अ टाइमलाइन दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 1972, बिकॉज 1972 वो साल है जहाँ पे नेगोशिएशन स्टार्ट हो गए ओवर द यूज ऑफ दिस रिवर वाटर. 1972 में एक जॉइंट रिवर कमीशन सेटअप किया गया बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश through the Indo-Bangla Treaty of Friendship, which was supposed to give verdict upon the Tista River water dispute between India and Bangladesh. 1983, that is 1983 में एक ad hoc sharing agreement sign हुआ between India and Bangladesh with respect to Tista water sharing, and according to it, India was supposed to use 39% of its water, Bangladesh was supposed to use 25%, and unallocated share would stand as 25%. 1984 में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द जॉइंट रिवर कमीशन बांग्लादेश का शेयर बढ़ा दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल डेटा, और इंडिया ने 42.5% पानी यूज़ करना चालू किया, बांग्लादेश को 37.5% मिला और 20% इकोलॉजिकल फ्लो के तौर पे छोड़ा गया. 1998 में बांग्लादेश स्टार्टेड द तीस्ता बैराज इरिगेशन प्रोजेक्ट टू बिगिन 3 क्रॉपिंग सीजन्स पर ईयर, जिसके लिए उसे और भी ज़्यादा पानी की जरूरत थी. 2011 में एक इंटरिम डील ट्राई करी गई बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश that was supposed to last for 15 years till 2026, according to which India will be getting 42.5% of the share of the Tista water and Bangladesh was supposed to be given 37.5% of the share of Tista water. This interim deal was opposed by the Chief Minister of West Bengal and Sikkim, and since the deal was shelved and remained unsigned due to these objections. यानी आज भी ये प्रॉब्लम चल रही है. वेस्ट बंगाल ने तीस्ता वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दिया है, जिसके तहत जो ममता बनर्जी हैं, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रपोज किया है दैट इंस्टेड ऑफ तीस्ता रिवर, व्हाई डोंट इंडिया एंड सिक्किम, इंडिया एंड बांग्लादेश ट्राई टू वर्क अपॉन द रिवर तोरसा. ऑलराइट, जो रिवर तोरसा है, इट emerges closer to the border of Sikkim and entering to Bangladesh rather than Tista. Alright, so now Torsa in fact has connectivity with Bangladesh's Padma, and Mamata Banerjee also proposed कि जो दो countries हैं वो एक joint water commission setup करें that is going to determine कि तोरसा का कितना पानी इंडिया को मिले, कितना पानी बांग्लादेश को मिले, तीस्ता को एक्सक्लूसिवली वेस्ट बंगाल के लिए छोड़ दें. बांग्लादेश का अगर इसके ऊपर आप स्टैंड देखें तो बांग्लादेश का स्टैंड साफ है. बांग्लादेश कहता है दैट इंडिया एंजॉयज अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ द रिवर वाटर, एंड बांग्लादेश क्लेम्स दैट कि हमें कम से कम 50% मिलना चाहिए बिटवीन द मंथ्स दिसंबर टू मई एवरी ईयर, बिकॉज दिस इज व्हेन द वाटर फ्लो इन द कंट्री ड्रॉप्स ड्रास्टिकली. ऑलराइट, नाउ over 1 lakh hectares of land in Rangpur, that is the rice bowl of Bangladesh, cannot be cultivated for winter crops due to excessive withdrawal of water by India from the river Tista, and Bangladesh demand a fair share of river water during this dry season. नाउ तीस्ता इशू को कई बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ एसोसिएट करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसके ऊपर चर्चा करते हैं. इन 2011 जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह बांग्लादेश गए एक इंटरिम एग्रीमेंट साइन करने के लिए. एट दैट टाइम ही टुक द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी अलोंग विद हिम. ऑलराइट, आप जानते हैं कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को साइन करने का जो प्रेरोगेटिव होता है वो यूनियन गवर्नमेंट का होता है. ऑलराइट, और बिना ममता बनर्जी को लिए जो मनमोहन सिंह है वो इस इशू को क्लोज कराते, लेकिन फिर भी ही टुक ममता बनर्जी अलोंग बिकॉज इट डेल्ट विद वेस्ट बंगाल ऑल्सो, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं, दैट इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि जो नेशनल टास्क फोर्स अभी हमारी गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट करी है फॉर द कोविड-19 डिजीज़, उन्होंने इस मेडिसिन का यूज़ अलाउ कर दिया है टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज़, दैट इज SARS-CoV-2 डिजीज़. तो आगे बात करते हैं अबाउट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है ये एक ओरल ड्रग है जो ऑटो इम्यून डिजीजेस को ट्रीट करने में काम आता है, जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस. ऑटो इम्यून डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जिसमें हमारा खुद का ह्यूमन इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है और हमारे नॉर्मल और हेल्दी सेल्स के ऊपर ही अटैक करना चालू कर देता है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज़ है विच रिजल्ट्स इनटू सूजन
इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन कहाँ पे, जोड़ों में, पर्टिकुलरली दोज ऑफ हैंड्स एंड फीट। ऑलराइट, नाउ ये जो ड्रग है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इसने अभी रिसेंटली एंटीवायरल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करी है इन विट्रो कंडीशंस के अंदर, मतलब लैब कंडीशंस के अंदर। इसलिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने इस ड्रग के यूज़ को अलाउ कर दिया फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 डिजीज़। लेकिन ये ड्रग ट्रीटमेंट के तौर पे काम नहीं करना है, इसको प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज़ करना है। प्रोफिलैक्सिस मतलब प्रिवेंशन के लिए यूज़ करना है, और सिर्फ कुछ लोग ही इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो असिम्प्टोमेटिक पीपल who have not yet shown the symptoms of the disease, along with this the healthcare workers, और वो सारे इंसान जो घर पे एक कोरोना वायरस पेशेंट को की देखभाल कर रहे हैं, उन सबको आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे सकते हैं। ऑलराइट, नाउ ये देखा गया है कि इस ड्रग ने इस डिजीज़ को कंटेन करने की क्षमता दिखाई है, लेकिन आईसीएमआर ने ये जरूर क्लियर कर दिया दैट इट इज़ नॉट टू बी एडमिनिस्टर्ड टू द चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज। ऑलराइट, और आईसीएमआर ये भी चेतावनी देता है कि अगर आप ये ड्रग ले रहे हैं तो किसी भी तरह की फॉल्स सिक्योरिटी में मत पड़िए कि आपको कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा। ऑलराइट, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस द ICMR has also made it clear that one should not go for panic buying of this drug, and therefore ICMR ने केमिस्ट को पूरे देश भर में ये बोल दिया है कि इसको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर पे ही अलाउ करें। ऑलराइट, दिस ड्रग इज एनालोगस टू क्लोरोक्विन विच इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ऑलराइट, नाउ ये डिजीज़ इंडिया में बहुत ही सॉरी ये जो दवाई है इंडिया में बहुत कॉमन है, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री, और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में मलेरिया है, वेर एज द टेम्परेट कंट्रीज लाइक USA, दे हैव द शॉर्टेज ऑफ दिस ड्रग बिकॉज देयर मलेरिया इज़ नॉट दैट रैम्पेंट। ऑलराइट, चलिए आगे। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ओलंपिक गेम्स। ऑलराइट, ओलंपिक गेम्स क्यों न्यूज़ में थे? ओलंपिक गेम्स इसलिए न्यूज़ में थे क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले थे 2020 में, उनको अब एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया, और अब ये टोक्यो ओलंपिक्स होंगे 2021 में। इट वॉज डिसाइडेड बाय द टोक्यो समर ओलंपिक गेम्स कमिटी। ऑलराइट, और ये जो गेम्स हैं ये कोरोना वायरस आउटब्रेक की वजह से एक साल पोस्टपोन किए गए हैं। क्यों पोस्टपोन करे? क्योंकि बहुत सारी ऐसे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने टोक्यो में अपने स्क्वाड्स इस साल भेजने के लिए मना कर दिया। तो जो ओलंपिक गेम्स कमेटी है उन्होंने डिसाइड किया दैट दे आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दीज गेम्स नॉट दिस ईयर बट नेक्स्ट ईयर। ये पहली बार 124 साल की हिस्ट्री में हुआ है कि ये जो गेम्स हैं ये पोस्टपोन हुए हैं। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं वो पोस्टपोन हुए हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर द फर्स्ट पोस्टपोनिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स ड्यूरिंग पीस टाइम। इससे पहले ये जो ओलंपिक गेम्स हैं दे वर नॉट हेल्ड इन द ईयर 1940 ड्यू टू वर्ल्ड वॉर टू। 1940 में जो ये ओलंपिक गेम्स हैं ये जापान में होने थे, और जापान पहला ऐसा एशियन देश बनने वाला था जो ओलंपिक गेम्स को होस्ट करता। लेकिन बिकॉज ऑफ द मिलिट्री एग्रेशन दैट हैज़ बीन शोन बाय जापान इन 1940, जो ओलंपिक गेम्स हैं विच वर सपोज टू टेक प्लेस इन जापान, उनको शिफ्ट कर दिया गया हेलेंसिंकी फिनलैंड में। ऑलराइट, एंड दे वर सपोज टू बी नोन एज मिसिंग ओलंपिक्स। लेकिन फाइनली ये डिसाइड किया गया कि हेलेंसिंकी फिनलैंड में भी ये गेम्स नहीं होंगे, एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट फाइनली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इन 1940 these games were completely scrapped off. By shifting 1 year, the Tokyo, which was earlier spending 12.6 billion US dollars, it is now facing a burden of additional 6 billion US dollars. अगर हम ओलंपिक गेम्स के बारे में बात करें तो ओलंपिक गेम्स जो हैं वो एंशियंट ग्रीस में ओरिजिनेट हुए थे एज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल। जैसे हमारे यहाँ रिलीजियस फेस्टिवल में कुश्ती होती है, वहाँ पे ओलंपिक गेम्स होते थे। ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड इन ऑनर ऑफ द ग्रीक गॉड ऑफ स्काई ज़्यूस इन द सिटी ओलंपिया इन ग्रीस। ये ट्रेडिशनल गेम्स की बात है। हाउएवर the modern Olympic Games they started in 19th century, particularly in the year 1896 in Athens in Greece by the efforts of Pierre Baron de Coubertin, and therefore Pierre Baron de Coubertin को बोला जाता है architect of modern Olympic Games. Alright, now modern Olympic Games को अच्छी तरीके से organize करने के लिए International Olympic Committee का भी गठन हुआ, which was created on 23rd June 1894 and became the supreme authority of Olympic movement. International Olympic Committee is a not-for-profit independent international organization that is committed to building a better world through sports. अगर आप ओलंपिक गेम्स के पैटर्न की बात करें, ओलंपिक गेम्स हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होते हैं सिंस द ईयर 1948। द ऑनर ऑफ ओलंपिक गेम्स इज नॉट गिवन टू अ पर्टिकुलर कंट्री, ये एक सिटी को
मिलता है, कंट्री को नहीं मिलता, एंड देयरफॉर द चॉइस ऑफ सिटी लाइज सॉलिडली विद द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। और उस पर्टिकुलर सिटी के जो चीफ अथॉरिटी है उसको यूनियन गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के बाद अप्लाई करना होता है ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगला टॉपिक है ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल्स। आपको पता है कि मार्च एंड में हर साल नए न्यू ईयर फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं, और इस वजह से बहुत सारे ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल इंडिया में अभी न्यूज़ में थे। सबसे पहला है चैत्र शुक्ल प्रतिपद। जो चैत्र शुक्ल प्रतिपद है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर ऑफ विक्रम संवत, विच इज नोन एज वैदिक और हिंदू कैलेंडर्स न्यू ईयर। विक्रम संवत इज बेस्ड ऑन द डे जब जो एम्परर विक्रमादित्य हैं उन्होंने शाकास को डिफीट किया था, और उसके बाद उज्जैन को इन्वेड किया और एक नए एरा की शुरुआत करी। उनकी देख रेख में एस्ट्रोनॉमर्स ने उस टाइम एक कैलेंडर बनाया विच इज़ बेस्ड ऑन ल्यूनो, नॉट LUNG, इट शुड बी LUNO, ल्यूनो सोलर सिस्टम, that is still followed in northern Indian regions. Alright, now ये जो विक्रम संवत का पहला दिन होता है, it is the first day during the waxing phase of the moon in Chaitra month of Hindu calendar. The Chaitra month is the first month of Hindu calendar, जिसके ऊपर UPSC ने सवाल पूछा हुआ है। दूसरा न्यू ईयर फेस्टिवल है गुड़ी पर्व और उगाड़ी। दीज फेस्टिवल्स जो हैं ये डेक्कन रीजन में सेलिब्रेट किए जाते हैं इन द स्टेट्स लाइक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। The common pattern in the celebration of both the festival is that the festive food that is prepared during the Gudi Parv and Ugadi is a mix of sweet and bitter। मीठा और कड़वे को मिक्स करके इस पर्व के लिए खाना बनता है। द फेमस कॉन्कॉक्शन एक फेमस मिक्सचर है ऑफ गुड़, जैगरी एंड नीम, विच इज नोन एज बेऊ बेला इन साउथ, सिग्निफाइंग दैट लाइफ ब्रिंग्स बोथ हैप्पीनेस एंड सोरो। ये गुड़ी पड़वा में एक गुड़ी बनाई जाती है, गुड्डी गुड्डी मतलब डॉल बनाया जाता है in the Maharashtrian homes using a bamboo stick with red green brocade to make the goody, and this goody is placed prominently in the house or outside a window door for all to see। और जो उगाड़ी फेस्टिवल है, उगाड़ी के अंदर जो डोर्स होते हैं घर के, उनको मैंगो लीफ के साथ डेकोरेट किया जाता है, और इस मैंगो लीफ को की जो स्ट्रिप लगाते हैं उसको बोलते हैं तोरानालू और तोरण इन कन्नड़। The third New Year festival, traditional New Year festival, is Cheti Chand. It is the New Year festival of Sindhis. Chaitra is called the month Chet in Sindhi, and therefore ये जो चेटी चंद है, it is the day that commemorates the birth anniversary of उदेरो लाल और झूले लाल, who is the patron saint of Sindhis। अगला जो न्यू ईयर फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल है, वो नवरे। जो नवरे है, इट इज़ द लूनर न्यू ईयर एंड इज सेलिब्रेटेड इन कश्मीर। ये जो नवरे है, ये संस्कृत वर्ड नव वर्ष से बनता है, ऑलराइट, एंड ये जो नवरे है, इट फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र नवरात्रि। ऑलराइट, नवरे के दिन जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो एक बाउल ऑफ राइस लेते हैं, और इसको दे लुक एट द बाउल ऑफ राइस एंड कंसिडर इट एज अ सिंबल ऑफ रिचेस एंड फर्टिलिटी। द फिफ्थ traditional new year is Sajibu Chairauba। It is the ritual festival of Meiti, और मेती जो ट्राइब्स है वो मणिपुर में है, एंड इट इज़ द फर्स्ट डे। जो ये साजिबू चेराउबा है, ये मणिपुर लूनर मंथ शाजिबू का पहला दिन है, एंड इट फॉल्स मोस्टली ऑन मार्च और अप्रैल एवरी ईयर। इट्स नॉट फिल, इट इज़ अप्रैल एवरी ईयर। ऑलराइट, साजिबू चेराव के दिन पीपल अरेंज जॉइंट फैमिली फीस्ट। पूरा फैमिली एक साथ बैठ के जॉइंट फैमिली एक साथ बैठ के फीस्ट करता है, इन विच द ट्रेडिशनल फूड आर प्रिपेयर्ड फॉर लोकल डेटीज एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट्स ऑफ द हाउसेस। ऑलराइट, यहाँ पे ध्यान रखिए कि मेतीज आर वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट एथनिक ग्रुप्स ऑफ मणिपुर, और ये जो हैं इनकी जो मेतीज हैं दे फॉलो हिंदू कस्टम्स। चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, एनोस्मिया एंड अग्यूसिया। रिसेंटली कई डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है कि जो कोरोना वायरस डिजीज 19 कोविड-19 है, इट इज़ शोइंग टू पोटेंशियल सिम्टम्स, एंड दीज टू सिम्टम्स आर एनोस्मिया एंड अग्यूसिया। एनोस्मिया को डिस्कस करते हैं। एनोस्मिया इज द पार्शियल या यू कैन से एनोस्मिया इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन विच यू लूज पार्शियली और फुली द सेंस ऑफ स्मेल। यू कैन नॉट स्मेल प्रॉपरली, और आप बता नहीं सकते कि किस चीज़ की स्मेल है, और ये इसलिए होती है बिकॉज देयर इज अ स्वेलिंग और ब्लॉकेज इन द नोज दैट प्रिवेंट orders from getting into the top of the nose। ये doors नहीं है, orders है, ODOURs। Alright, now this happens because of the respiratory viral infection, and the sense of the smell returns again to normal when the infection is over। Some of the potential causes of anosmia include irritation to the mucous membrane lining in the nose, blockage of the nasal passages, and brain or nerve damage। There may emerge some complication। People with anosmia may not be able to fully taste the foods, क्योंकि जो स्मेल होती है उसी
उसी से फूड का टेस्ट कई बार आता है और उस वजह से उनकी खाने की इच्छा खत्म हो जाती है एंड दे फेस मेल न्यूट्रिशन और वेट लॉस. अनदर प्रॉब्लम इज अग्यूसिया विच इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर शोन बाय द कोविड पेशेंट्स. अग्यूसिया वो कंडीशन है जिसके अंदर जो जीभ का स्वाद का जो फंक्शन है वो खत्म हो जाता है. जीभ, योर टंग कैन नॉट टेस्ट द फूड. ऑलराइट, एंड दोज पीपल हु हैव रिड्यूस्ड एबिलिटी टू टेस्ट, उनको हाइपोग्यूसिया बोला जाता है. ऑलराइट, नाउ अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो रीजनल रूरल बैंक्स. रीजनल रूरल बैंक्स इसलिए न्यूज़ में थे क्योंकि अभी हाल फिलहाल यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दैट दे आर गोइंग टू रिकैपिटलाइज द रीजनल रूरल बैंक्स टू द ट्यून ऑफ 1340 करोड़ रुपीस. राइट, ये जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली व्हेन कोविड-19 हैज़ रिजल्टेड इनटू कंट्री डाउन पैन इंडिया लॉकडाउन और रूरल एरिया में जो क्रेडिट की फैसिलिटी है वो रीजनल रूरल बैंक्स प्रोवाइड करेंगे. अगर हम रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में बात करें तो आरआरबी एंश्योर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर्स. और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं ये 1975 में नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशंस पे सेटअप हुए थे, जिसके बाद गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन पास किया. उस लेजिस्लेशन का नाम था रीजनल रूरल बैंक्स 1976 एक्ट. ऑलराइट, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976, जिसके तहत इंडिया में पहला रीजनल रूरल बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्टैब्लिश किया, जिसका नाम है प्रथम ग्रामीण बैंक. ऑलराइट, रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर तीन एजेंसीज की इक्विटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अ बैंक दैट स्पॉन्सर द रीजनल रूरल बैंक. और ये जो इक्विटी का शेयर है वो है 50% फॉर यूनियन गवर्नमेंट, 15% फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड 35% फॉर द स्पॉन्सर बैंक. रीजनल रूरल बैंक्स हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कोऑपरेटिव बैंक्स एज वेल एज द कमर्शियल बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक की तरह दे आर हैविंग फेमिलियरिटी विद द रूरल प्रॉब्लम्स एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर, एंड कमर्शियल बैंक की तरह इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म है. हर रीजनल रूरल बैंक एक लोकल लिमिट के विद इन परफॉर्म करता है और वो लिमिट यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाई करती है. अगर आप रीजनल रूरल बैंक्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजनल रूरल बैंक्स का ऑब्जेक्टिव है दैट इट इंटेंड्स टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर बैंकिंग फैसिलिटीज टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन रूरल इंडिया, agricultural laborers as well as artisans or small entrepreneurs which are there in rural area, to check the outflow of rural deposits to urban areas and reduce regional imbalances and increase rural employment generation. It is very important to note that regional rural banks have to provide 75% of their total credit to priority sector lending. Very important prelims का question यहाँ से बन सकता है. अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे कुरिल आइलैंड्स के बारे में, और यहीं पे हम कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट भी साथ में डिस्कस करेंगे. न्यूज़ में क्यों था, इस सप्ताह एक 7.5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक हिट किया कुरिल आइलैंड्स के ऊपर और सुनामी वार्निंग इशू करी गई थी दैट रशियाज फार ईस्ट कुड बी हिट बाय सुनामी बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक, पर्टिकुलरली ईस्टर्न कुरिल आइलैंड्स. अगर हम जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें कुरिल आइलैंड्स की, तो कुरिल आइलैंड्स दे स्ट्रेच फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ जापान दैट इज होकाइडो to the southern tip of Russia's Kamchatka Peninsula. All right. Now you can see these Kuril Islands. They lie between the Sea of Okhotsk and Pacific Ocean. All right. Now it consists of, ये जो कुरिल आइलैंड्स हैं इसके अंदर 56 आइलैंड्स हैं, साथ में माइनर रॉक्स हैं, और ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज रीजन ऑफ high geographical instability which encircle the Pacific Ocean. और इस कुरिल आइलैंड्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 एक्टिव वोल्केनोज हैं, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ये पार्ट बनता है. Therefore, the earthquakes or tidal waves or tsunamis are quite common in this part of the world. अगर आप कुरिल आइलैंड्स की importance की बात करें तो कुरिल आइलैंड्स are very important and that is the reason Japan and Russia are fighting over it. Number one, the first importance, these islands are full of natural resources. For example, यहाँ पे बहुत ही rich fishing grounds हैं, यहाँ पे offshore oil and natural gas reserves मिले हैं. Apart from that, these islands are famous for rhenium deposits. जो rhenium है ये एक निकल का सुपर अलॉय है which is used in combustion chambers of jet engines along with other parts of jet engines such as turbine blades and exhaust nozzles. Apart from this, Kuril Islands have a tremendous tourism potential that may result into the country getting benefit of फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरिल आइलैंड ये है दैट ये जो आइलैंड्स हैं ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, या दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन बिकॉज रशिया ने अपनी मिसाइल सिस्टम को यहाँ पे डिप्लॉय कर रखा है. उसके साथ साथ रशिया ने बहुत सारे सबमरीन प्रोजेक्ट्स इस एरिया में लॉन्च कर रखे हैं दैट इज प्रिवेंटिंग अमेरिकाज मिलिट्री यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन.
अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कुरिल आइलैंड इज पर्टिकुलरली फॉर जापानीज, क्योंकि जो जापान के नर्दर्न आइलैंड जो है दैट इज होकाइडो, वहाँ के जो लोकल पीपल हैं दे हैव डीप सेंटिमेंटल अटैचमेंट विद द कुरिल आइलैंड्स। तो आगे चलते हैं, कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट की बात करते हैं। जो कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट है, इट इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन जापान एंड रशिया ओवर द सॉवरेनिटी, कि किसका राज चलेगा कुरिल सदर्न कुरिल आइलैंड्स के ऊपर। जो सदर्न कुरिल आइलैंड्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सर्कल में है। जो ऊपर वाली डैश लाइन है वो जापान क्लेम करता है कि दैट इज द बाउंड्री बिटवीन रशिया एंड चाइना, सॉरी रशिया एंड जापान। और जो नीचे वाली डैश डैश की लाइन है वो रशिया क्लेम करता है दैट दैट इज द बाउंड्री बिटवीन रशिया एंड जापान। ऑलराइट, हाउएवर एट प्रेजेंट पूरा का पूरा सदर्न कुरिल आइलैंड जो है वो रशिया के कंट्रोल में है और जापान अपना कंट्रोल चाहता है नदर्न टेरिटरीज के ऊपर, जो कि सदर्न कुरिल आइलैंड का नाम है एज पर जापानीज। ऑलराइट, now there have been various rounds of negotiation to solve this issue, but that is out of ambit of this particular video. अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है MSCS 4028 व्हीट वेराइटी। ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि MSCS 4028 एक ड्यूरम व्हीट वेराइटी है जिसको आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने बायो फोर्टिफाई किया है। जो ड्यूरम एक बहुत ही हार्ड व्हीट बहुत ही हार्ड व्हीट होता है जो मोस्टली एरिड एरियाज में ग्रो किया जाता है, विच इज़ जनरली ग्राउंडेड इनटू सेमोलिना, और इससे पास्ता बनाया जाता है। जो ड्यूरम व्हीट है इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कल्टिवेटेड स्पीशीज ऑफ व्हीट आफ्टर द ब्रेड व्हीट इन द वर्ल्ड। जो ड्यूरम व्हीट का साइंटिफिक नेम है वो है ट्रिटिकम टर्गिडम। ऑलराइट, द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रेड व्हीट इज ट्रिटिकम एस्टिवम। जो हम खाते हैं वो है ट्रिटिकम एस्टिवम ब्रेड व्हीट, और जिससे पास्ता या सेमोलिना या स्पेगेटी बनती है उसका नाम है ड्यूरम व्हीट और ट्रिटिकम टुर्गिडम। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ बायोफोर्टिफिकेशन। आपको मैंने पहले भी कई क्लासेस में समझा रखा है कि जो बायोफोर्टिफिकेशन होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप बायो अवेलेबिलिटी और न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन को क्रॉप्स के अंदर इंक्रीज करते हैं, आइदर थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स और बाय कन्वेंशनल मेथड्स। आगे बात करते हैं MSCS 4028 के पर्टिकुलरली उसके बारे में। तो जैसे आपको पता है कि MSCS 4028 एक बायोफोर्टिफाइड क्रॉप प्लांट है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो कंपोजिशन है वो हाई होगी। Like for example, it has resulted into high protein concentration of approximately 14.7%. It has also resulted into better nutritional quality and having zinc. It also contains zinc approximately 40.3 parts per million. It contains iron at 46.1 parts per million. ये जो wheat है it is having good milling quality and therefore it can be converted into cooking quality flour. Alright, ये जो MSCS 4028 है ये एक सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटी है जिसकी मेच्योरिटी 102 दिन में हो जाती है, और इसने दिखाया है कि इट इज़ हैविंग हाई स्टेबल यील्ड ऑफ 19.3 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ये जो MSCS 4028 है, it is resistant to many of the diseases such as stem rust, leaf rust, fowler aphids, root aphids, and brown wheat mite. All right, let's go ahead. Since it is a biofortified wheat, तो कृषि विज्ञान केंद्र ने यूनिसेफ के कुपोषण मुक्त भारत प्रोग्राम के अंडर इस पर्टिकुलर व्हीट को लॉन्च आउट कर दिया है। अगर हम व्हीट के बारे में बात करें, व्हीट इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया आफ्टर राइस, एंड नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री का ये बहुत ही प्रोमिनेंट सीरियल क्रॉप है। व्हीट एक रबी क्रॉप है जो नवंबर से अप्रैल के पीरियड में ग्रो किया जाता है। अप्रैल में इसको हार्वेस्ट करते हैं और इसको 50 से 75 सेंटीमीटर्स की बारिश चाहिए एनुअली for its growth. There are two important wheat growing regions. One is the Ganga Satluj plain in northwest and second is the black soil region of Deccan. Main wheat producing states in the country are Punjab, Haryana and particularly western Uttar Pradesh. अगला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ममल्लापुरम और महाबलीपुरम। ममल्लापुरम या महाबलीपुरम क्यों न्यूज़ में था? वो इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अगर हम देखें कि रिसेंटली क्यों न्यूज़ में रहा है, पहली चीज़ तो ये इसलिए न्यूज़ में रहा है क्योंकि जो मोदी और जी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी इस साल, वो ममल्लापुरम महाबलीपुरम में हुई थी। और ये इस वीक इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो ममल्लापुरम लेक है उसके रिवाइवल के रिलेटेड द हिंदू में एक न्यूज़ आई हुई थी। आगे चलते हैं। ये जो दिस सिटी जो ममल्लापुरम है, दिस सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कल्चरल एस्पेक्ट, और इसलिए हम इसको करंट अफेयर्स टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। ममल्लापुरम इज ऑल्सो नोन एज महाबलीपुरम और 7 पगोडाज। ये चेन्नई के साउथ में लोकेटेड हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन था उस टाइम जो पल्लवा डायनेस्टी इस रीजन को रूल करती थी उसके लिए। Alright, and Pallava dynasty, if you remember from your culture classes, 275 कॉमन एरा टू 897 कॉमन एरा तक डेक्कन इंडिया में रूल किया है इन्होंने।
ये जो सिटी है ममल्लापुरम, इट वॉज फाउंडेड बाय द पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन वन इन द 7th century AD, and the word Mamallapuram is derived from Mammalan, that means great warrior, a title that was occupied by Pallava king Narasimha Varman at that time. ब्रिटिश के टाइम ममल्लापुरम, सिंस वो नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे थे, इन्होंने इसको डिस्टॉर्ट करके एक नया नाम दे दिया, दैट इज़ महाबलीपुरम। ममल्लापुरम को बहुत सारे स्कल्पचर्ड रॉक रिलीफ्स के बारे में भी के लिए भी बहुत जाना जाता है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल for example, there is this Arjuna's penance or descent of the Ganges sculptures that are carved out in Mamallapuram, और जो दुनिया का बहुत ही फेमस शोर टेम्पल है वो भी इसी सिटी में लोकेटेड है। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप आज ममल्लापुरम जाते हैं, आपको वहाँ पे 5 रथ मिलेंगे, वो जो कि 7 रथों का रेमनेंट्स हैं, एंड 7 रथ हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है 7 पगोडास। 1984 में ममल्लापुरम को या महाबलीपुरम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दे रखा है। Alright, so now I'll conclude the video. This is all that I wanted to discuss from this current affairs session for week 4 March. इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलने आने से पहले one thing that I want to tell you people, be indoor, keep safe, be healthy, work hard. It is a tough phase and it shall pass away soon. Signing off, this is Akash. Take care. Bye.